नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर लगाई थी इमरजेंसी। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जीवन यात्रा के 75 साल पर 3 किताबों के विमोचन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, आपातकाल के दौरान पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जेल में बिताए थे 17 महीने। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला 30वें सेनाध्यक्ष का पदभार। 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स की रेजिमेंट में हुए थे कमीशन। मन की बात में प्रधानमंत्री का आह्वान, वोकल फॉर लोकल के लिए माई प्रोडक्ट्स माई प्राइड से जुड़ें। केरल के कारथुम्बी छाते की वैश्विक पहचान और जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लंदन निर्यात होने वाली स्नो पीस पर जताई खुशी। पेरिस ओलंपिक को लेकर प्रधानमंत्री ने चीयर फॉर भारत कैंपेन किया शुरू। जताई उम्मीद, टोक्यो से बेहतर प्रदर्शन करेंगे भारतीय एथलीट। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में महिला के साथ हिंसा का वीडियो आया सामने। माकपा सहित भाजपा नेताओं ने कहा, राज्य में नहीं बचा है कानून व्यवस्था का नामो निशान। 1 जुलाई से देश में लागू हो जाएंगे 3 नए आपराधिक कानून। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता होगी प्रभावी। लोगों को समय सीमा के तहत न्याय होगा सुनिश्चित। और विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद रविंद्र जडेजा ने भी टी20 से लिया संन्यास। टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम को बधाई देने का सिलसिला जारी। बीसीसीआई ने की 125 करोड़ रुपए देने की घोषणा। 3 जुलाई तक टीम पहुंचेगी स्वदेश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया, जिनमें पहली पुस्तक वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, दूसरी पुस्तक भारत का जश्न, भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, और तीसरी पुस्तक रही तेलुगु भाषा में लिखित सचित्र जीवनी, जिसका शीर्षक है महानेता श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और उनकी जीवन यात्रा। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने से संबंधित विधेयक के राज्यसभा से पारित होने के समय सदन के सुचारू संचालन के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति की भूमिका की सराहना की। वहीं उन्होंने इस दौरान आपातकाल के उस कालखंड का भी जिक्र किया जब देश में संविधान और उसके द्वारा दिए गए अधिकारों को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रौंद डाला था। प्रधानमंत्री ने वेंकैया नायडू को आपातकाल की आग में तपा हुआ एक साथी बताया। अभी अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने संविधान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर के जो इमरजेंसी लगाई थी, उसको 50 वर्ष हुए हैं। वेंकैया जी हमारे उन साथियों में थे जो इमरजेंसी के खिलाफ जी जान से लड़े, और उस समय वेंकैया जी करीब करीब 17 महीने जेल में रहे थे। इसलिए मैं उन्हें इमरजेंसी की आग में तपा हुआ अपना एक पक्का साथी मानता हूं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लागू होने के 50 साल बाद भी कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस क्यों इमरजेंसी का पाप ढोती है? 50 साल हो गए ना, माफी मांगे क्या? सारे नेता जेल में बंद किए गए। जेपी, अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, पत्रकार कुलदीप नैयर, इंडियन एक्सप्रेस की छपाई को बंद कर दिया गया,
प्रेस पर ताला लगाया गया, जजेस को सुपरसीड किया गया। एक बहुत सम्मानीय HR खन्ना को चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बनाया गया कि उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में भी नागरिक अधिकार नहीं रोके जाएंगे। और ये सब किस लिए? इंदिरा गांधी कुर्सी बचाने के लिए, जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड किया था उनके चुनाव को। ये सच्चाई है कि नहीं? कितने संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए, नसबंदी की गई जबरन। ये सच्चाई है ना? तो देश को ये मालूम होना चाहिए। और ये लोग वही हैं जो संविधान लेके चलते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। जब संविधान के ऊपर इतना हमला हुआ तो चुप रहते हैं, क्यों खामोश हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर व्यापक ऑपरेशनल अनुभव रखने वाले जनरल द्विवेदी इससे पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सशस्त्र बलों में 40 वर्षों की सेवा की है और सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल्स की रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। जनरल द्विवेदी अपने साथ अनुभव का खजाना और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए प्रभावी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा कैनवस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मन की बात 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए जनभागीदारी और सकारात्मकता को बढ़ाने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रेरित करने वाले विचारों को साझा किया। उन्होंने एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल का मंत्र दोहराया, जिसका मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जब देश के उत्पाद दुनिया भर में अपनी पहचान बनाते हैं तो मन गर्व से भर जाता है। प्रधानमंत्री ने केरल के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाए जा रहे कारथुम्बी छातों की तारीफ करते हुए कहा कि ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार हैं। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापड़ी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। आज कारथुम्बी छाते केरला के एक छोटे से गांव से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों तक का सफर पूरा कर रहे हैं। लोकल के लिए वोकल होने का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पैदा की जाने वाली अराकू कॉफी का जिक्र करते हुए उसके स्वाद के जादू की तारीफ की। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती है। अराकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बढ़ गई है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पुलवामा से स्नो पीज की पहली खेप को लंदन भेजने का भी जिक्र किया। उन्होंने स्थानीय किसान चकूरा गांव के अब्दुल रशीद मीर की तारीफ करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकूरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। आत्मनिर्भरता और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए
मोदी सरकार स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने में लगी है। इसका लक्ष्य इनसे जुड़े लोगों की आमदनी को बढ़ाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात वोकल फॉर लोकल की हो या फिर खेल के मैदान में देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की, पीएम मोदी ने आज मन की बात में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री ने हमेशा आगे बढ़कर सहयोग दिया है। अब अगले महीने से पेरिस ओलंपिक शुरू हो रहे हैं और भारत टोक्यो ओलंपिक के रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए एक विशेष कैंपेन की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के यादगार पल को याद करते हुए कहा कि टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। पेरिस ओलंपिक का आयोजन 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहा है। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दें तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि इस बार ओलंपिक में भारतीय दल बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में कई चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी और खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। पीएम ने देशवासियों से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने की अपील की। इस मौके पर #cheer4Bharat कैंपेन की शुरुआत भी की। अब पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मेडल्स भी जीतेंगे और देशवासियों का दिल भी जीतेंगे। और हां, इस बार हमारा #cheer4Bharat है। इस हैशटैग के जरिए हमें अपने खिलाड़ियों को चीयर करना है, उनका उत्साह बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा। 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक का समापन 11 अगस्त को होगा। पिछली बार भारत ने ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीतने में सफलता पाई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारतीय दल अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सफल रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा यात्रा के दौरान राज्य में रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। ओडिशा में पूर्वी तटीय रेलवे की विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि इस वर्ष ओडिशा में 500 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे ट्रैक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में पिछले 10 वर्षों में 1826 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो श्रीलंका के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के जितने चालू प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डिटेल में रिव्यू किया। पिछले 10 वर्षों में उड़ीसा में 1826 किलोमीटर 1826 किलोमीटर्स नए ट्रैक्स बने, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर, ह्यूमंगस नंबर। जैसा पूरा श्रीलंका का जो नेटवर्क है दैट इज़ 1700 किलोमीटर्स, उससे ज़्यादा पिछले 10 वर्ष में ऐड हुआ है। और अभी जो करंट ईयर है 24-25, इसके लिए रेलवे को ऑफिशियल्स को, पूरे ईस्ट कोस्ट रेलवे के ऑफिशियल्स को टारगेट दिया है कि इस बार पुराना जो रिकॉर्ड था 450 किलोमीटर्स का एक साल में करने का, उसको ब्रेक करके इस बार 500 किलोमीटर्स करने चाहिए काम। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के एक एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे जिससे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें।
सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। एक वीडियो जिसे सोशल मीडिया पर माकपा सहित भाजपा के नेताओं ने साझा किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि सरेआम एक दबंग व्यक्ति महिला को निर्ममता से पीट रहा है। वीडियो उत्तरी दिनाजपुर का बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि ये वीडियो में जो आरोपी दिख रहा है वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है और उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस शासन का इकबाल ही नहीं बचा है। व्यक्ति का नाम तजीमुल बताया जा रहा है। वो अपनी तथाकथित सभाएं लगाता है और इसी तरह के तालिबानी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। वो चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी भी बताया जा रहा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पिछले कुछ दिनों की 4 ऐसी ही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये असली बंगाल है। खुद ही देख लीजिए और राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में फैसला कर लीजिए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने घटना का वीडियो साझा करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का ये घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है उसका नाम तजीमुल है, जो इलाके में जेसीबी के नाम से मशहूर है। वो अपनी इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। अमित मालवीय ने लिखा कि भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या शेख शाहजहां की तरह उसका बचाव करेंगी? तो पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आ रही हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता की खबरें आ रही हैं, चुनावी हिंसा की खबरें लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर बंगाल की सरकार और पुलिस क्या कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खुद एक सशक्त महिला हैं, लेकिन उनके शासन में ही संदेश खाली में तृणमूल विधायक की करतूतें बाहर आती हैं। चुनाव बाद कूच बिहार में एक महिला के साथ अभद्रता और दुष्कर्म हो जाता है। ऐसे पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश का भद्र समाज इससे शर्मसार हो जाता है। इस बीच कूच बिहार की घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि महिलाओं पर हमला, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, अस्वीकार्य है। कोई भी महिला हो, चाहे आदिवासी हो, आदिवासी ना हो, बंगाल में महिला पर अत्याचार किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सिर्फ बंगाल में नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह महिला पर अत्याचार किसी हालत में कोई समर्थन नहीं दे पाएंगे। बंगाल में क्यों ऐसा हो रहे हैं? चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के नतीजा निकल चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत सारे सीट में जीत हासिल चुके हैं। फिर किसके खिलाफ ये प्रतिहिंसा बरतने की जरूरत होती है? बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी हो, उनकी सरकार को इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए। हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने 18 महीनों की सरकार के कार्यकाल में प्रदेश पर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा दिया है। सरकार की 1.5 साल की उपलब्धियां क्या, प्रदेश के लिए क्या किया है, हमीरपुर के लिए क्या किया, उनके भाषणों में कुछ नहीं आता कि उन्होंने क्या किया। फिर दूसरा आता है कि जो गारंटियां कांग्रेस ने दी थी उनमें से पूरी कितनी की, तो कोई गारंटी कांग्रेस ने पूरी नहीं की, ये भी सामने आता है। तीसरा आता है कि भविष्य के लिए वो क्या करेंगे। अब भविष्य के लिए उनके पास पैसा ही नहीं तो करेंगे क्या? जिन्होंने 18 महीनों में 25,000 करोड़ का ऋण ले लिया हो, वो अगले 3.5 साल में भी ऋण ही लेंगे, कर्जा ही लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर दौरे पर हैं। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात पर खुशी जताई। इस दौरान राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति से जुड़े द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा भी की गई। साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री ने कहा कि वो भारत कतर संबंधों को आगे बढ़ाने और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के लिए तत्पर हैं।
अमेरिका और कनाडा के 4 विशेषज्ञों की टीम ने आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का निरीक्षण शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ 3 जुलाई तक परियोजना स्थल पर रहकर परियोजना के डिजाइन से लेकर वर्तमान स्थिति और अभी चल रहे कार्यों तक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दौरा पूरा करने के बाद ये विशेषज्ञ फिर से केंद्रीय जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और निर्माण संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ये निरीक्षण परियोजना की प्रगति और पिछले 5 वर्षों में गलत निर्णयों के कारण होने वाले संभावित नुकसान के बारे में चिंताओं के मद्देनजर किया गया है। सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने और पोलावरम परियोजना के भविष्य के लिए सिफारिशें देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बुलाया है। रविंद्र जडेजा ने भी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जडेजा के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए लिखा, प्रिय रविंद्र जडेजा, आपने एक ऑलराउंडर के रूप में असाधारण प्रदर्शन किया है। क्रिकेट प्रेमी आपके स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले, स्पिन और शानदार फील्डिंग की सराहना करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में T20 में आपके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद। आपके आगे के प्रयासों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने T20 विश्व विजेता टीम के लिए 125 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। टीम ने असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल भावना का पूरे टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है। रविवार को भी गुजरात के कई हिस्सों, कर्नाटक के कलबुर्गी और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में देश के बाकी बचे हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से प्रचंड गर्मी से अब लोगों को धीरे धीरे राहत मिलने लगी है। मौसम में आए इस बदलाव से राजधानी दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई, लेकिन बढ़ती उमस से लोग बेहाल हैं। वहीं गुजरात के महसाणा, सूरत, वलसाड और बोटाद में भारी बारिश से 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। लोगों को अपने धंधे पर जाने के लिए दिक्कत हो रही है। पूरा पानी भर गया है तो गाड़ी भी नहीं चल रही है, ऐसी दिक्कतें हो रही है। घर से निकल नहीं पाते, गाड़ी तो बाहर ही नहीं जा रही है, 4 व्हील 2 व्हील, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी भारी बारिश हुई और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमृतसर में हुई भारी बारिश से हेरिटेज स्ट्रीट पानी में डूब गई। वहीं असम में पिछले कुछ दिनों से सुधर रही बाढ़ की स्थिति फिर बिगड़ गई है। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो राज्य में बाढ़ पीड़ितों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में भूस्खलन के कारण डीसी हिल वेस्ट में 3 घर तबाह हो गए। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को तत्काल हर संभव सहायता प्रदान की है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में भी हर जगह हल्की सी भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में देश के बाकी बचे हिस्सों में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। We have given red alerts for extremely heavy rainfall only for northeastern states, then some Himalayan Westphal Sikkims. And if you talk about the northwest India, we may experience heavy to very heavy, majorly. Somewhere you can say even heavy 6.5 centimeter over Punjab, even NCR also, if you talk about Delhi NCR. Consequent for next 3 days, it may be isolated heavy rainfall may occur between 6.5 centimeter to 12 centimeter. And another part of Haryana, we may experience very heavy between 12 to 20 centimeter over Haryana, Uttar Pradesh, then even Bihar. That regions we may expect very heavy rainfall. वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के करीब गांधी सरोवर में हिमस्खलन की घटना सामने आई।
रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के मुताबिक चोराबाड़ी ग्लेशियर में हिमस्खलन से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और केदारनाथ सहित पूरा क्षेत्र सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान का रथ बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। रथ पर शिव डेका देवी की 15 भुजाओं वाली मूर्ति के साथ साथ हंस प्लेटें, शिखर डमरू, आल्हा प्लेट, ठेकेरा वार्ड पर पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि रथ के पहिए, कॉर्नर गुज और प्लेट गुज पर पेंटिंग का काम चल रहा है। इसके साथ ही वेदी के चारों ओर तख्त लगाने का काम भी चल रहा है। इस साल 7 जुलाई से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही है। हर साल आषाढ़ महीने में पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की जाती हैं। इस यात्रा में ओडिशा ही नहीं, देश भर व विदेश के भी श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात। देश के प्रख्यात विशेषज्ञ